चैम्पियंस। कैसे हो आप सभी लोग। मैं फिर से आप लोगों का फ्रेंड लेकर के आ गया हूँ आपके लिए एक नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमने आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम एक फ्रेश सीरीज़ स्टार्ट करी थी, जो कि थी बिजनेस लॉ के एक टॉपिक या फिर एक चैप्टर हम कह सकते हैं कंपनीज एक्ट के बारे में, कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। तो हम इसका एक पहला लेक्चर कर चुके हैं जिसमें मैं आपको कंपनी बता चुका हूँ एंड कंपनी के फीचर्स बता चुका हूँ। आज ये है सेकेंड वीडियो। इस सेकेंड वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा कि मैं आपको कॉरपोरेट व्हील, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपनीज एक्ट का, जिससे केस स्टडीज़ भी बनते हैं, इस चीज़ को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। इस वीडियो में मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं आपको कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी जो है वो पूरी एक्सप्लेन कर पाऊँ, एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, एंड कॉर्पोरेट कब होता है, एंड कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है। मेरा टारगेट यही है इस वीडियो में, मैं आपको ये दो टॉपिक कंप्लीट करा सकता हूँ। तो सबसे पहले टारगेट की हेडिंग लिख देते हैं गाइस, कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी। हमारा आता है कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी। अभी कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी क्या कहता है हमारा गाइस। सबसे पहले इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि आपको ये चीज़ पता है, लेट कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी की अपने हाथ पैर नहीं है, उसके सेंसेस नहीं है, उसके एज अ नेचुरल पर्सन उसके कुछ भी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स नहीं है, और उसका ना ब्रेन है। तो कंपनी अपने आप में एक्ट नहीं कर सकती है। हालांकि कंपनी की क्या है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कंपनी की क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो अपने ओनर से अलग है, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके वो अपने आप में फंक्शन करने लग जाएगी। उसको काम करने के लिए, कंपनी के थ्रू काम करने के लिए उसको क्या चाहिए होते हैं, मेंबर्स चाहिए होते हैं। एंड कंपनी के ब्रेन्स किसको कह सकते हैं हम, कंपनी के डायरेक्टर्स को। बिकॉज कंपनी जो भी काम करती है, कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, वही डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं। बस नाम कंपनी का होता है, लेकिन कंपनी से एक्शन कौन करवा रहा होता है, वो होते हैं उसके डायरेक्टर्स। तो ये कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी कहीं ना कहीं इसी के बीच में है कि सेपरेट लीगल एंटिटी भी है और उसके कंपनी खुद भी काम नहीं कर रही है, काम उसमें डायरेक्टर ही करवा रहे हैं। तो ये थ्योरी कहीं ना कहीं इस चीज़ से निकल करके आती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ भी है, वो केस लॉ से ही कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी निकल करके आई है। तो वो चीज़ भी हम इस चीज़ में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक गाइज। सो नाउ गाइज, मैं आपको ये कॉर्पोरेट व्हील, एक्चुअल में ये बहुत ही प्रोफेशनल टॉपिक है, बट मैं इसको एक एज अ आपको स्टोरी सुना करके इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगा, सो दैट कि आपको ये चीज़ याद रह सके। देखो, सपोज़ ये है 1 2 3 4 5 6 7 सीट्स हैं, और ये है कंपनी। अब ये जो कंपनी है एंड ये है ये सारे लोग हैं, इनको नाम दे देते हैं आउटसाइडर्स। अब ये जो सारी 7 सीट्स हैं, इन 7 सीट्स पे एक एक पर्सन क्या हुआ है, बैठा हुआ है, जिनको हम डायरेक्टर्स कह लेते हैं। कुछ डायरेक्टर्स हैं, इनमें से कोई प्रोमोटर ही डायरेक्टर है, तो इनको हम क्या कह देते हैं, डायरेक्टर्स कह देते हैं। बेसिकली कंपनी में काम सिर्फ डायरेक्टर के बेस पे नहीं होता है, जो कंपनी के बहुत सारे शेयर्स ओन भी करता है, लाइक मोर देन 50% शेयर्स, तो उनकी भी सुनी जाती है। तो बेसिकली दीज आर द पर्सन जो ऐसी सीट पे बैठे हुए हैं, जो कंपनी को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करेगी, कितना इन्वेस्ट करेगी, ये सारे डिसीजंस कौन लेते हैं, ये सारे डिसीजंस कौन लेते हैं, यही सारे पर्सन्स लेते हैं। अब कंपनी इन आउटसाइडर्स को लायबल है। तो ये जो भी आउटसाइडर्स हैं, ये सारे किससे कनेक्टेड हैं, कंपनी से कनेक्टेड हैं। इनमें से कोई भी आउटसाइडर, जैसे ये आउटसाइडर, ये इनको नहीं जानता है, कहीं ना कहीं इनसे कनेक्टेड नहीं है। जो भी ये एक्चुअल पर्सन्स हैं जो कंपनी से काम करवा रहे हैं, वो इनको ये आउटसाइडर जो हैं, ये इन पर्सन से, जिनको हमने डायरेक्टर्स नाम दिया है, उन डायरेक्टर से एसोसिएटेड नहीं है। जो भी ये आउटसाइडर्स हैं, ये किससे हैं, कंपनी से एसोसिएटेड है। तो अगर आने वाले टाइम पे कंपनी कोई भी फ्रॉड करती है, तो इन लोगों का जो मनी इन्वॉल्व है, वो कंपनी का मनी क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, वी कैन से सिंक हो जाएगा, इनका जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी। और नाम किसके ऊपर आएगा, कंपनी के ऊपर। लेकिन कंपनी ने खुद थोड़ा ना काम किया है। कंपनी ने सपोज एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी इन सारे डायरेक्टर्स को, इन्होंने
इस एक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट कर दिया। कंपनी के जितना भी अमाउंट कंपनी के पास था उन्होंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया। अब ये प्रोजेक्ट क्या हो गया, डूब गया, तो कंपनी के सारे पैसे क्या हो गए, डूब गए। तो जो भी ये मनी था इनका, ये डूब गया, या इसको कह सकते हैं हम जो सिंक हो गया। ये सिंक किसकी वजह से हुआ, इनको क्या लगता है, कंपनी की वजह से। लेकिन कंपनी ने खुद डिसीजन थोड़ा ना लिया, डिसीजन तो डायरेक्टर्स का था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हो जाती है कि कंपनी अपने आप काम नहीं करती है, डायरेक्टर्स काम करते हैं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं दैट यहाँ पे एक, इसको आप एक कर्टेन कह सकते हो, विल मार्क इट एज अ कर्टेन, इसको नाम भी देंगे, दिस इज कर्टेन, यानी कि एक, हिंदी में बोले तो पर्दा। दिस पर्दा इज कॉल्ड कॉर्पोरेट व्हील। एंड इस कॉर्पोरेट व्हील का एक अनदर नाम भी हम कह सकते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। अब इसको, पर्दे को और कर्टेन या फिर कॉर्पोरेट व्हील या फिर सेपरेट लीगल एंटिटी, सारे एक ही चीज़ है। ये चीज़ क्या कहना चाह रहा है, इसका एक ही पर्पज़ है कि ये जो डायरेक्टर्स हैं और जो ये कंपनी है, इन दोनों को सेपरेट करना। क्योंकि अगर देखा जाए तो काम कौन कर रहे हैं, डायरेक्टर्स ही कर रहे हैं, बस करवा किससे रहे हैं, कंपनी से करवा रहे हैं। तो दैट इज़ कि इनके बीच में एक डिफ्रेंशिएट कर रहा है दैट अब ये आउटसाइडर जो हैं, ये अगर कंपनी को ऊपर केस करते हैं, मतलब अगर ये कहते हैं कि हमारा पैसा डूब गया, तो वो किसके ऊपर केस करेंगे, कंपनी के ऊपर केस करेंगे। और कंपनी ही क्या होगी, जो भी इनका पैसा डूबा है, जो भी इनको रिपेमेंट करनी है, उसके लिए कौन लायबल होगा, कंपनी ही लायबल होगी। तो जो भी ये पर्सन्स होंगे, ये सारे पर्सन्स, इनके लिए कौन लायबल होगा, कंपनी लायबल होगी, ना कि ये डायरेक्टर्स। तो एक कंपनी और इन डायरेक्टर्स में डिफ्रेंशिएट कौन कर रहा है, ये पर्दा डिफ्रेंशिएट कर रहा है। इस पर्दे को ही क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट व्हील बोलते हैं। एंड यही कॉर्पोरेट व्हील एक्चुअल में किसकी बदौलत आता है, सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से आता है। बिकॉज क्या है कि कंपनी और डायरेक्टर जो भी उसको चला रहे हैं, उनके बीच में क्या है, एक एक पर्दा है। इन कंपनी की क्या है, अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। तो इस सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस की वजह से यहाँ पे एक पर्दा आता है बीच में कि दैट कंपनी अलग है और उसके ओनर्स अलग हैं। तो दैट इज वाई दिस कर्टेन इज कॉल्ड कॉर्पोरेट व्हील। आई होप कि आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कॉर्पोरेट व्हील की। कॉर्पोरेट व्हील की अपने आप में कोई डेफिनेशन नहीं है, इट जस्ट ये कि पर्दा है। आप इसको लेमन लैंग्वेज में ऐसा समझो। और इससे क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं कि डिफाइन कॉर्पोरेट व्हील। क्वेश्चन इससे बनते हैं कि कॉर्पोरेट व्हील कब उठाया जा सकता है, कब ये डायरेक्टर्स और ये कंपनी को हम एक अज्यूम कर लिए जाएंगे। अभी तो अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग किसकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट व्हील है, यानी एक पर्दा है, कर्टेन है। और वो कॉर्पोरेट व्हील किस वजह से आता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी की फीचर की वजह से, बिकॉज कंपनी अलग है एंड डायरेक्टर अलग है। आई होप यू आर गेटिंग दिस, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर नहीं है तो एक बार रिपीट में इस चीज़ को सुनो। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन दैट डायरेक्टर्स जो भी कंपनी के ओनर्स हैं और कंपनी जो है वो अलग अलग हैं। वो अलग अलग क्यों है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो इन दोनों को जो डिफ्रेंशिएट कर रही है बीच में, दिस कर्टेन इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट व्हील। इसी को कॉर्पोरेट व्हील कहते हैं। और ये डिफरेंस आता क्यों है कि ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि एक कंपनी का फीचर है जिसका नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इस फीचर की वजह से क्या आता है, इन दोनों के बीच में एक गैप आता है, दैट इज कॉर्पोरेट व्हील। अब उस गैप को क्या कहेंगे, कॉर्पोरेट व्हील। अब कई बार ऐसे केसेस होते हैं जहां पे हम क्या करते हैं कि इस पर्दे को हटा देते हैं, दिस पर्दा इज रिमूव्ड। तो उस केस में क्या हो जाता है, डायरेक्टर्स और कंपनी एक हो जाते हैं। फिर जो भी आउटसाइडर्स के लिए लायबल होगा वो कंपनी नहीं, ये डायरेक्टर्स लायबल होंगे। तो कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि इस कॉर्पोरेट व्हील को हम उठा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अब लिफ्टिंग इन द सेंस कि इसको कर्टन के सेंस में ले लो, दैट यहाँ पे से पर्दा उठ गया, अब इसके पीछे के ओनर्स दिख रहे हैं इन लोगों को। तो दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट लिफ्टिंग ऑफ कर्टेन कह सकते हो कि लिफ्टिंग ऑफ पर्दा, पर्दा उठ गया। और या तो हम कह सकते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, इसको एक्चुअल नाम इसका यही है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो हमें वही केसेस पढ़ना है कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, ठीक है। अब इसका एक थोड़ा सा आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग दूं, तो मैं इस चीज़ को आगे कर रहा हूँ। अब आपको मैं प्योर टॉपिक की तरफ लेकर के जा रहा हूँ दैट एग्ज़ाम में आप इसको कैसे लिख सकते हो। सो इस चीज़ को थोड़ा टेक्निकली अगर मैं आपको उसमें बताऊँ प्रॉपर इंग्लिश में, तो सिंस एन artificial person is not capable of doing anything illegal or
fraudulent because of corporate personality. Might have to be removed to identify the person who are actually guilty. आई होप यू आर गेटिंग दिस। ये क्या कहना चाह रहा है कि सिंस एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक आर्टिफिशियल क्या है, केपेबल नहीं है, केपेबल मतलब लायक नहीं है ऑफ डूइंग एनीथिंग इलीगल और फ्रॉडुलेंट। तो कोई भी एक आर्टिफिशियल पर्सन इस लायक नहीं है कि वो अपने आप में एक इलीगल और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर सके, बिकॉज क्योंकि वो एक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कई बार ऐसे केस होते हैं कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को क्या करना पड़ता है, हमें हैव टू बी रिमूव्ड, यानी कि ये चीज़ जो मैंने आपको बताया दैट दिस पर्दा, ये चीज़ दिस पर्दा हैव टू बी रिमूव्ड, इस पर्दे को क्या कह रहा है यहाँ पे, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, आई होप यू आर गेटिंग दिस, कि इसकी क्या है, एक नेचुरल पर्सन की तरह इसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो दिस कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी माइट हैव टू बी रिमूव्ड टू आइडेंटिफाई द पर्सन हु आर एक्चुअली गिल्टी। इसको हमें उठाना पड़ सकता है या फिर कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को हटाना पड़ सकता है, रिमूव करना पड़ सकता है, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से पर्सन एक्चुअली गिल्टी हैं। अब सपोज इन पर्सन्स ने, डायरेक्टर्स ने क्या किया, कंपनी के ऊपर नाम डाल करके इन लोगों से पैसा लिया और फ्रॉड कर दिया कोई। तो अब इस केस में क्या हुआ कि ये लोग तो बच जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, तो ये लोग बच ना पाए। इस वजह से कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्टर्स को कौन एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं, किन्होंने फ्रॉड किया है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये कर्टेन या फिर ये कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी जो बीच में आ रही है, जिसको सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं, इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, हटा देते हैं। उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन रियल कल्प्रिट्स हैं, कौन एक्चुअल में गिल्टी है, किन की गलती की वजह से फ्रॉड और इलीगल काम हुआ है, कंपनी के थ्रू फ्रॉड और इलीगल काम किन पर्सन्स की वजह से हुआ है। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कई बार हमें क्या करना पड़ता है, कंपनी के बियॉन्ड जाना पड़ता है। और कंपनी के बियॉन्ड क्या होता है, ये कर्टेन होता है, इस कर्टेन को हटा करके हमें देखना पड़ता है कि कौन एक्चुअल में गिल्टी है। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी क्या होता है। अब कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, ये कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करना पड़ता है। तब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लिफ्ट करना पड़ता है, लिफ्ट करना पड़ता है। तो ऐसे कौन से केसेस है जहाँ पे आपको लिफ्ट करना पड़ता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कॉर्पोरेट व्हील वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था। एक केस हुआ था जो कि बहुत ही फेमस केस है, सैलमन, एक सेकेंड गाइस, लेट मी जस्ट दिस, सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड। बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लगा गाइस, इसका आपको हर पर्सन को आना ही चाहिए आई गेस। सो इस केस लॉ में क्या हुआ था, यस तो मैं आपसे एक केस डिस्कस कर रहा हूँ गाइस। इस केस में क्या हुआ था कि एक पर्सन था, दिस पर्सन इज सैलमन, एंड इस पर्सन का क्या था, एक लेदर का बिजनेस था। तो इसने इस लेदर का बिजनेस को एक्सपैंड करने का सोचा। तो उसने एक्सपैंड करने के लिए क्या किया, उसके एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तू एक क्या कर दे, कंपनी बना दे, एंड इस कंपनी का नाम उसने रखा सैलमन कंपनी लिमिटेड। और जो कि ये क्या थी, पब्लिक कंपनी थी। एंड पब्लिक कंपनी की आपको बताया रिक्वायरमेंट मिनिमम कितने, 7 मेंबर्स होने चाहिए इसमें। सो इस केस में क्या किया था, इस कंपनी के आपको मैं ओनर्स बता देता हूँ। एक शेयर इसके पास था, सैलमन के पास था एक शेयर, ठीक है। एक उसकी वाइफ के पास था, 4 उसके सन थे कह सकते हैं, एंड एक उसकी डॉटर थी। ये केस हुआ था। अब इस सैलमन का क्या था, पहले एक सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस था लेदर शूज़ का।
इस पर्सन का क्या था, सैलमन का एक सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस था, सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस, लेदर शूज़ का मान करके चलते हैं। तो उसने ये क्या किया, बिजनेस सोल्ड कर दिया कंपनी को। एंड सोल्ड कितने का किया था, कुछ 39,000 पाउंड, आई नो डोंट नो पाउंड का साइन, बट दिस इज पाउंड अप्रॉक्स। तो उसने इतना अमाउंट का कंपनी को ये बेच दिया। एंड कंपनी ने इसको बदले में क्या दिया था, कंपनी ने इसको बदले में दिए थे 10,000 सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड तो गाइस क्या दिया उसने, 10,000 में बात कर रहा था, 10,000 उसने सिक्योर डिबेंचर्स दिए थे, सिक्योर डिबेंचर्स एंड 20,000 के शेयर्स दिए थे, जो भी ये शेयर्स इन्होंने सब्सक्राइब किए हैं 20,000 के शेयर्स दिए थे। एंड बचे 9,000 कैश दिया था। तो कंपनी, इस सैलमन ने अपना बिजनेस बेचा कंपनी को, और इस सैलमन के पास अब क्या आ गया, 20,000 के शेयर्स आ गए, 9,000 कैश आ गया, अज्यूम कर लो। एंड जो बचा हुआ 10,000 था, ये क्या ले लिए, डिबेंचर्स ले लिए। सो अब क्या हुआ था कि कंपनी चली गई लिक्विडेशन में। सो बिकॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन गाइस, कंपनी क्या चली गई, लिक्विडेशन में। तो कंपनी हो गई लिक्विडेशन की सिचुएशन आ गई कंपनी में। तो नाउ लिक्विडेशन के टाइम पे क्या करना पड़ता है, कंपनी को सारे अपने एसेट्स जो होते हैं वो सोल्ड करने होते हैं, एंड क्या करने होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या करनी होती है, पे ऑफ करनी होती है। तो जितने भी एसेट सोल्ड करे कंपनी ने, और जितनी भी लाइबिलिटी पे ऑफ करने की जब बारी आए, तो कंपनी का जो ये सैलमन था, इसके पास कहते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स। अब आपको अगर सिक्योर्ड डिबेंचर्स नहीं पता है क्या होते हैं, तो बेसिकली सिक्योर्ड वर्ड्स यहाँ पे आपको मतलब रखना है। डिबेंचर इज जस्ट लाइक शेयर्स, बट ये क्या होते हैं, डेट कैपिटल होती है। बट मैं आपको डिबेंचर्स अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला ये चीज़ क्या होती है, बट इसको एज अ मान करके चलो कि लोन है। डिबेंचर क्या है, एक लोन है। मैं आपको सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन के बारे में बस थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूँ। सिक्योर्ड लोन क्या कहता है कि इनको प्रायोरिटी मिलेगी, प्रायोरिटी। अब सिक्योर्ड मतलब होता है कि ये किसी के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट कोई कोलेट्रल रखा हुआ है। अब आपको पता है, आप अगर बैंक के पास लोन लेने जाओगे तो वो आपसे क्या मांगेगा, एक कोलेट्रल मांगेगा, यानी एक सिक्योरिटी मांगेगा। तो अगर आप गोल्ड रखते हो तो दैट इज़ अ सिक्योरिटी, अपना घर रखते हो या कार रखते हो, दैट इज़ अ सिक्योरिटी। तो वैसे ही सिक्योर्ड मतलब होता है कि इसके अगेंस्ट में कुछ सिक्योर्ड है। तो ये सिक्योर डिबेंचर्स थे, इसके एसेट्स को, जो भी कंपनी के एसेट्स थे उसके अगेंस्ट में थे सिक्योर्ड। तो यानी इनको क्या मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी। प्रायोरिटी किस चीज़ में, कि जब लाइबिलिटी पे ऑफ करने की बारी आएगी, जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब लिक्विडेशन हो रहा होगा और लाइबिलिटी सारी पे ऑफ कर रहे होंगे, तो कंपनी की बहुत सारे ऐसे क्रेडिटर्स होंगे, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होंगी, उन सब में से सबसे पहले किनको पैसा मिलता है, जो सिक्योर्ड वाली चीज़ें होती हैं। यानी कि ये सिक्योर्ड, इनका नाम ही सिक्योर्ड इसलिए रखा है कि चाहे कंपनी डूब जाए पर ये सिक्योर्ड है, इनका पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले प्रेफरेंस इन्हीं को दी जाती है, सिक्योर्ड वालों को। उसके बाद दी जाती है जो अनसिक्योर्ड होते हैं। तो अब लाइबिलिटी पे ऑफ करने का टाइम आया, तो ये सैलमन जो था, ये एज अ क्रेडिटर क्या चले गया, यहाँ पे अपना ये 10,000 रुपीज़ का अमाउंट लेने के लिए चले गया। तो जो बाकी के क्रेडिटर्स थे, उन्होंने वॉइस रेज करी। क्यों उन्होंने वॉइस रेज क्या करी, कि जो ये एज अ क्रेडिटर बन के आया है, इसके ऊपर वॉइस रेज करी और बोला कि ये सैलमन खुद है, इस सैलमन की ही कंपनी है, बिकॉज उसमें मैक्सिमम जो शेयर्स होल्ड करे हुए हैं वो सैलमन ने ही किए हुए हैं। यू गेटिंग इट, कि इस कंपनी में सारे शेयर्स, सब कुछ, ये कंपनी लिक्विडेट भी हुई तो वो इसी वजह से हुई क्योंकि सारे डिसीजन सैलमन ले रहा था। तो इन सब का पॉइंट जायज़ था। एट द एंड जा करके कोर्ट के पास गए हम, तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि इस टाइम पे ये क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। दिस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सैलमन और एक कंपनी के बीच में क्या है, एक पर्दा है। दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट वील, जिसे कह सकते हैं हम। ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो इस केस में अगर ये एज अ डेटर, एज अ क्रेडिटर कंपनी के पास आया है, इस टाइम पे एज अ ओनर नहीं आया है कि मेरी कैपिटल रिपेमेंट करो, एज अ क्या आया है, एज अ क्रेडिटर आया है, तो इसके अपने राइट्स हैं। तो कंपनी जो इस केस में डिसीजन हुआ था, वो किस केस में डिसीजन हुआ था कि सबसे पहले इसी को, सैलमन को ही ये 10,000 रुपीज़ पे किए जाएंगे,
क्यों? क्योंकि सैलमन की अपनी एग्जिस्टेंस है और कंपनी की अपनी एग्जिस्टेंस है। कंपनी अपने एक्शंस के लिए खुद लायबल होती है। तो दैट्स वाई कोर्ट ने डिसाइड किया था, कोर्ट डिसाइडेड टू पे सैलमन फर्स्ट। इन लोगों का कंसर्न क्या था कि नहीं, पहले हमें पे करो। ये जो बंदा आया है सैलमन एज अ क्रेडिटर बन करके, ये क्या है, कंपनी का ओनर है। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला कि कंपनी की क्या होती है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। तो सैलमन जो है अभी एज अ क्रेडिटर बन के आया है, तो वो एज अ क्रेडिटर ही एज्यूम करेंगे उसको। माना कि वो कंपनी का क्या है, ओनर है, कंपनी के शेयर्स ओन करता है, बट कंपनी अपने एक्शंस के लिए खुद लायबल है। कंपनी अगर लिक्विडेट हुई है तो वो कंपनी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके पास ये जो 10,000 सिक्योर डिबेंचर्स हैं, ये बिल्कुल वैलिड है। और इसकी वजह से इसको क्या हो गया था, फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई थी पेमेंट के लिए। उसके बाद जो बचा कुछ अमाउंट था वो इन बाहर वाले क्रेडिटर्स को मिल गया था। तो कई बार ऐसा होता है। अब इस केस में तो क्या था कि बहुत ही नेचुरल चीज़ थी ये, जो ये लिक्विडेशन में गई कंपनी, ये इस वजह से हुई क्योंकि मार्केट उस टाइम पे गिर रहा था। लेकिन कई बार ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे जानबूझ करके बंदे ऐसे फ्रॉड कर सकते हैं। भाई अभी तो सैलमन ने क्या किया कि ये उसके पास 10,000 अच्छे किस्मत थी, उसके पास सिक्योर डिबेंचर्स थे, तो उसको प्रायोरिटी मिल गई। बट कई बार ऐसे केस होता है कि लोग बनाते ही इस पर्पज से हैं कि हम एंड में जा करके कंपनी को लिक्विडेशन में डाल देंगे और अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी लेकर के पैसा निकाल करके वापस चले जाएंगे। तो उस केस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा क्या निकला था, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील करके एक कॉन्सेप्ट निकला था। कि अभी तो क्या था कि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस की वजह से बच गया। इसको कोर्ट ने ये बोल दिया कि कंपनी की अपने एक्शंस है, कंपनी अपने एक्शंस के लिए खुद लायबल है, इस वजह से ये क्या हो गया था, बच गया था। लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे जानबूझ के लोग फ्रॉड करते हैं। तो उस केस के लिए क्या था कि जो ये सैलमन, उस केस के लिए हमने क्या निकाला था कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये सैलमन और कंपनी दोनों एक हो जाएंगे और सैलमन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी के एक्शन अगर फ्रॉडुलेंट वाला केस होता। तो इसी के लिए कॉर्पोरेट व्हील, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील निकाला था।